क्योंकि हम जितनी भी फीड दे रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से डाइजेस्ट होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम पहले 100 यूनिट्स ऑफ फीड दे रहे हैं तो उसमें 80 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं और 20 यूनिट जो है वो ज़ाया हो रहे हैं, फीसिस के अंदर जा रहे हैं। तो शायद इस प्रोडक्ट के बाद हम उस 80% यूनिट्स को 85% यानी कि 85% पे 5% फीड एफिशिएंसी अपनी इससे बेहतर कर सकते हैं। तो वो अगर बेहतर होती है तो उसके बाद हमारा फीकल स्कोर भी बेहतर होगा और इकोनॉमिकल लॉसेस, क्योंकि इसका जाहिर है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है या अगर हमारा गोश्त पैदा करने वाला जानवर है तो उसके मसल प्रोडक्शन को ये इनहांस करेगी तो हमें इससे इकोनॉमिकल फ़वाइद होंगे। मैं इसके मेटाबोलाइट्स के ऊपर एक बार बात करता हूँ, फिर इसके मैट्रिक्स प्रोफाइल पे आते हैं। तो मेटाबोलाइट्स में जिस तरह हमने देखा कि ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बतौर सबस्ट्रेट, सिट्रिक एसिड और सक्सिलिक एसिड भी ये प्रोड्यूस करता है जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनते हैं। और दूसरी तरह के एंजाइम जिसमें माइलेज, प्रोटीएज, सेलुलेज और बाकी तरह के एंजाइम ये बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं बतौर मेटाबोलाइट्स। इसकी ओवर बात करें तो इसकी जो क्रूड प्रोटीन प्रोफाइल है जो कैरियर के साथ मिलकर इसको हमने बायो फर्मेंट करवाया है वो तकरीबन 14 से 15% तक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई मुझे कहता है कि 14% प्रोफाइल है तो हम इसको क्या अपने राशन में मौजूद किसी प्रोटीन सोर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो उस बात का जवाब ये कि इसका जो डोज है वो बहुत कम है। अगर इसकी डोज कुछ 100 ग्राम में हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप इसकी प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसकी जो डोज है हम देखेंगे आगे चल के कि 15 से 20 ग्राम है तो इस प्रोटीन का कोई एज सच रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये है कि इनको जब बाहर फर्मेंटेशन करवाया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे तो वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज के साथ बतौर कैरियर उसके ऊपर इनको फर्मेंट करवाया जाता है, तो इसलिए इसकी प्रोटीन वैल्यू है। इसमें बहुत सारी इकसाम के वाइटामिन मौजूद हैं और बहुत सारी इकसाम के मिनरल्स मौजूद हैं। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं तो एक अडल्ट गाय को तकरीबन 10 से 20 ग्राम उसकी खुराक के एतबार से आप इसकी डोज सेट कर सकते हैं। और अगर हम एक हीफर की बात करते हैं तो हीफर को तकरीबन 10 ग्राम, और अगर हम एक बछड़े की या बछड़ी की बात करते हैं तो उसको तकरीबन 5 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से ये प्रोडक्ट दी जा सकती है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट घोड़ों में भी इस्तेमाल होती है क्योंकि यहाँ पे मौजूद वेटनरी हजरात ये जानते हैं वेटेरियंस के घोड़े के अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसको साइंटिफिक ज़ुबान में या वेटनरी के अंदर हम हाइंड गट फर्मेंटर भी बोलते हैं, उसमें भी ये सारे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, तो उसके भी डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा ये बेहतर बनाता है। तो बस इसके साथ साथ ये आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं प्रोडक्ट के अंदर मौजूद जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरीके से रूमिनेंट के अंदर रूमिनेशन के अमल को या उसकी डाइजेशन के अमल को बेहतर बना रहे हैं, उस पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो बता सकूँ। आपको कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं सर। मेरा क्वेश्चन है जी। हाँ, मैं क्या याद सारी समझ आ गई है कुछ। मुझे बताइएगा कि अक्सर कंपनीज प्रमोशन करती हैं जी हमारी प्रोडक्ट में जो यीस्ट है वो लाइव है या डेड यीस्ट है, तो थोड़ा सही सवाल से मुझे बता दें। और दूसरा ये भी बता दें कि लाइव ज़्यादा बेनिफिशियल है या डेड, के वो किस तरह से एक्ट करेंगे ह्यूमन में कि हम उनकी डोज को एडजस्ट करें उसके बाद। असल में बात वही है कि इस टाइम 2 तरह की यीस्ट मौजूद है मार्केट में, या तो वो लाइव है, लाइव में जो कमी पेशी थी वो उन्होंने बेहतर कर ली है, या वो लाइव यीस्ट है, डेड यीस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो कल्चर भी हो सकती है, वो फर्मेंटेड भी हो सकती है, ये सारी एक बात ही है। और जो डेड यीस्ट है उसमें 2 कैटेगरीज हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ कंपनीज यीस्ट की जो सेल वॉल है उसको मार्केट कर रही है पाकिस्तान में, तो वो एक चीज़ होगी। और अगर कुछ कंपनीज पूरी ऑटोलाइज या डीकम्पोज यीस्ट के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले सारे मेटाबोलाइट्स को मार्केट कर रही है तो उसको हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब हम
एक गाय को लाइव यीस्ट देंगे तो वो ज्यादा मौसर तरीके से काम करेगा। लाइव यीस्ट इसमें से कौन सी होगी? लाइव यीस्ट आप सैक्रोमाइसिस सर्विसी भी दे सकते हैं। उसको किस स्टेज पे वो है, मतलब वो अटेनुएटेड है या किस तरह से, मतलब नहीं, थोड़ा नहीं, लाइव को भी बिल्कुल- एलैबोरेट करें। बिल्कुल लाइव है, उसको माइक्रो इनकैप्सुलेट किया गया है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाया हुआ है, हमारा जो ये एयर एक्सपोजर है इससे भी बचाया हुआ है, उसको थर्मल स्टेबल भी किया हुआ है। उसने जाना है ह्यूमन के अंदर, उसकी डीकैप्सुलेशन होगी, वो पहले जाके वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा बनाएगा। उसमें 3 रोज लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जितने भी लाइव यीस्ट मार्केट में सेलर है, हमारे पास भी एक लाइव यीस्ट मौजूद है। तो हमारा उसके अंदर जो एक मोटिव है वो यही है कि हम चाहते हैं कि एन एरोबिक एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन की कमी हो, एन एरोबिक एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो ताकि फर्मेंटेशन का अमल बेहतर हो सके। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब हम साइलेज बनाते हैं तो हमें ये भी पता है कि साइलेज भी बजरिया फर्मेंटेशन ही बनता है। तो साइलेज को हम बाकायदा तौर पे चॉप करने के बाद प्रेस करते हैं, जितनी उसमें से ऑक्सीजन या एंट्रैप्ड एयर है वो निकल जाए, फिर उसके बाद उसको बाकायदा तौर पे रैप अप करते हैं, फिर प्रेस करते हैं। और बल्कि अब तो गुज़श्ता 5-6 सालों से हम साइलेज इनोकुलेंट इस्तेमाल करना शुरू कर गए कि वो कुछ उसके अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने में और बाद में फर्मेंटेशन के अमल को बेहतर बनाएगा। तो लाइव यीस्ट के साथ सबसे अगर हम बात करें तो जो चैलेंज है वो सिर्फ ये है कि उसकी जो लाइव उसके जिंदा रहने की जो वायबिलिटी है इसको मेक श्योर करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको उसूली तौर पे बताऊं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर कोई कंपनी आपको ये बता रही है कि लाइव भी है, थर्मल स्टेबल भी है, लेकिन फिर भी आप उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रूम टेम्परेचर में अंडर द शेड नहीं रख सकते। इसका ये मकसद नहीं है कि धूप के अंदर जाके बैग खोल दें और उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब आप उसको डोजिंग कर रहे थे उसकी, तो डोजिंग के दौरान आपने बेशक उसे हर तरह से थर्मल स्टेबल कर लिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा लिया, लेकिन कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिग्रेडेशन होती है टीएमआर वैगन के अंदर या डोजिंग के अंदर जो उसकी वायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। अब मैं आपको ना इसकी इस्तेमाल के ऊपर कॉर्पोरेट्स, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स को देख रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं उनका एक तरीकाकार बताऊंगा। कॉर्पोरेट्स थ्रू आउट द ईयर कल्चर यीस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, अपने पास फर्मेंटेड यीस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सिर्फ पीक समर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर ह्यूमन के एनवायरनमेंट को एनएरोबिक बनाने के लिए वो 3 या 2.5 महीने लाइव यीस्ट नहीं करता, मजीद खराब नहीं करता। इसके अलावा डॉक्टर साहब इसमें जो ये सेल्टेक्स से हम लोगों ने ये कंफर्म भी किया था, क्योंकि लाइव यीस्ट में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप खोलते हैं तो वो छोटे छोटे कीड़े से बन जाते हैं उसके अंदर, तो वो लाइव यीस्ट में सब में होती है, वो जरूरी नहीं किसी की भी होगी। इट्स सिंबल के जी प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो इनसे जब हम लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म करवाई और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर के इसका जो है प्रोडक्ट की एफिकेसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो डेफिनेटली वो शो करवा रही होती है कि प्रोडक्ट इटसेल्फ लाइव की वजह से इतनी वर्थ इट है कि उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन की वजह से ये चीज़ हुई है। अदरवाइज तो अगर जो है वो कंपैरिजन ही ना हो पाए लाइव और डेड का, इससे अगर ये चीज़ ना हो पाए तो वो एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी पता नहीं कीड़े पड़ गए तो शायद प्रोडक्ट खराब हो गई, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट जो है उसकी एफिकेसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। जी इंटरनल से मुराद इसका जो पूरा इंटेरिक ट्रैक है, हाँ, चूँकि सच पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में तो मैं क्योंकि इसमें जितने भी स्ट्रेन्स डाले हुए हैं बैक्टीरिया के वो बहुत इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मिकदार में नहीं है, लेकिन जितने भी अमाइनो एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स हैं या शुगर मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने एब्जॉर्ब होना है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये अब उनके अगर बनने के अमल को बेहतर कर देंगे तो आपकी इंटेस्टाइन से उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है या अगेन एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाती है। तो आप समझे कि ये ह्यूमनल हेल्थ को इस तरह से बेहतर बनाता है कि ये एसिडोसिस को अगर कम कर रहा है तो आपके काफ़ी तक इंटेरिक इश्यूज, आपके डायरिया, आपका जो फाइबर अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो सारा कुछ बेहतर हो रहा है। तो वो वी कैन से कि इसका इंटेरिक हेल्थ के ऊपर डुअल रोल है, थ्रू ह्यूमन भी और थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन के जरिए भी। सेकेंडली डॉक्टर साहब के लेट से जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो मेटाबोलाइट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनसे और इसका क्या यानी कि नहीं, ऐसा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सिर्फ हमारी प्रोडक्ट की जो थोड़ा सा मैन्युफैक्चर की तरफ से कल्चर यीस्ट आ रही है उसके मेटाबोलाइट्स आ रही हैं। एग्जैक्ट दे आर सेम, ऐसे ही होता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि आप देखें हमने इसमें 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐड की जो कि ह्यूमन के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है। तीसरा हमने इसके अंदर सैक्रोमाइसिस के साथ एस्परजिलस ओराइजी को ऐड किया है। एस्परजिलस ओराइजी पे आप अगर इस टाइम पे देखें तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं जो इसके मेटाबोलाइट्स के किस तरह से ह्यूमन के अंदर अफादियत है, और जो हम लोग पूरी एक देख चुके हैं पूरा। ओराइजी के बारे में जो है जो कि एक लेटेस्ट स्ट्रेन है, तो थोड़ा सा ऐड कर दूं कि क्योंकि ये एफडी अप्रूव्ड है और लोग अभी मॉडर्न वर्ल्ड में इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, तो हम लोग क्योंकि इसमें ये लेके आए तो इसके बारे में एक नज़र में भी गुजरी और डिस्कशन में भी आई कि इट्स गुड कि जी ये एंटी ट्यूमर इफेक्ट है ह्यूमन के ऊपर। तो जब दूध के थ्रू इसका इफेक्ट ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो अभी बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च जो है वो वर्ल्ड लेवल पे हो रही है कि ये एंटी ट्यूमर कैसे जो है ना उसको हेल्पफुल है। तो ये बेसिकली दूसरी यीस्ट में या दूसरे प्रोडक्ट्स में उस लेवल का वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कि इसमें वो एडिशन इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। तो मैं बस इसमें ऐड करता हूँ कि हमने पहले बात की सैक्रोमाइसिस सर्विसी टूटी, उसकी सेल वॉल टूटी, उसमें से बीटा ग्लूकैन्स अलग हो गया, उसका मनान पोर्शन अलग हो गया जो उसकी सेल वॉल का हिस्सा होते हैं, उसके न्यूक्लियोटाइड टूटे, उसका डीएनए अलग हो गया, आरएनए अलग हो गया। तो एस्परजिलस ओराइजी की अफादियत ये है कि ये उन छोटे टूटने वाले उसके फ्रैगमेंट्स को भी डाइजेस्ट करने वाले या डीकम्पोज करने वाले एंजाइम प्रोड्यूस करता है। डीएनए आरएनए के लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, बीटा ग्लूकैन्स के लिए बीटा ग्लूकैनेज, मेनान्स के लिए मेनानेज। तो एस्परजिलस ओराइजी की एडिशन विद एडिशन ऑफ 2 बैक्टीरिया इन बोविसैक इज अ डिफरेंशियल पार्ट compared to the existing market culture yeast or fermented yeast or metabolites which are present. So this is our differential point, you can say. किसी और का भी सवाल? डॉक्टर साहब? क्या? अच्छा, ठीक है सर। डॉक्टर साहब मेरा एक शरारती सा क्वेश्चन है कि ह्यूमन के लिए हमने यीस्ट भी ऐड करवा दी और बैक्टीरिया के जो कल्चर्स हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, प्रोटोजोआ के क्यों नहीं करते? प्रोटोजोआ मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल लेवल पे भी उसकी उस तरह से वो हो नहीं रही शायद, या प्रोटोजोन्स को लेके आई एम नॉट श्योर, बट शायद उसका काम हुआ नहीं है मेरे उसको को, हाँ मतलब मे बी कि उसकी वसी पैमाने पे इंडस्ट्रियल जो कल्टीवेशन है या ग्रोथ है वो लेना मुश्किल हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्या वजह है इसके ऊपर। पर बैक्टीरिया अभी हम लोग इसमें जो है वो फार्म के लिए चूंकि 20 केजी की पैकिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर हम लोगों ने ड्रैप का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो रिटेल और स्मॉल फार्मर जो है उनके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग नियर फ्यूचर जो है ना उसकी स्मॉल पैकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो विद इन अ वीक ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी हमारी।